जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आर्मी का प्रीवियस पेपर जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था उसके उसको डिस्कस करने वाले हैं। उस पेपर का हम मैथ्स वाला आज पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जो सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन डी आपका रीजनिंग का, सेक्शन सी आपका मैथ्स का। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चलेंगे, आपके 45 तक चलेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, 28 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्या क्या पूछा गया था मैथ्स के अंदर, आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट आपका जो पेपर आर्मी ने कंडक्ट किया था वो आपके सामने है। ठीक है, तो सभी बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और टोटल 15 क्वेश्चन है। सभी अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सभी ने साथ के साथ क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 15 में से 12 क्वेश्चन भी ठीक कर पाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं कर पाते तो अभी आपको तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए सबसे पहले क्या है। हाँ जी, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। हाँ जी, श्रृंखला दी आपको, सीरीज दी है। सीरीज क्या है? 5, 25 और 125। और पूछा है अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए, श्रृंखला यानी कि ये क्वेश्चन किसका है? आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन किसका है? सीरीज का। और सीरीज हम पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 5, 25, 125। तो अगला नंबर बताइए क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? 5 गुणा 5, ये क्या हो गया? 25। 5 को 5 से गुणा किया गया तब जाकर 25 बना है। अगर 25 को हम 5 से गुणा कर दें, 25 पंजे कितना? 125। इसका मतलब हमें पता चल गया हर बार क्या हो रही है नंबरों में, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 गुणा 5 किया 25, 25 पंजे 125। तो 125 पंजे कितना हो जाएगा? 625। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 625, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आ गया सभी का? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 625। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए सब। 7 लड़कों की आयु का औसत कितना है? 20 वर्ष। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत कितना है? 19.5 वर्ष। तो 7वें लड़के की आयु बताइए कितने वर्ष होगी। देखिए, औसत का मतलब होता है सब एक समान। हम क्या करते हैं, कोई चीज़ मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं, तो ओवरऑल औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके 80% नंबर हैं, एक में आपके 60% नंबर हैं, लेकिन ओवरऑल औसत क्या पड़ी आपकी? क्या पड़ेगी वो? 70%। यानी कि कुल मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर हैं? 70% नंबर हैं। तो औसत का मतलब होता है सब बराबर, सभी के सभी बराबर कर दिए। किसी की उम्र ज़्यादा थी, किसी की उम्र कम थी, तो सबकी औसत आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। तो मान लीजिए सबकी आयु हो गई 20 वर्ष। कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का 20 वर्ष का। तो 7 लड़के कितने साल के हो गए? 140 साल के। तो उन 7 लड़कों की आयु का योग कितना हो गया? 140 वर्ष। ठीक है, हाँ जी। 20 क्या थी? औसत थी सभी लड़कों की, यानी कि प्रत्येक लड़का कितने कितने साल का? 20-20 साल का। कितने लड़के थे? 7 लड़के थे। तो सबकी आयु का जोड़ कितना हो गया? 140 वर्ष। ठीक है, उनमें से यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत, हाँ जी, पहले जो 6 लड़के हैं उनकी आयु का औसत कितना है? 19.5 वर्ष। ठीक है, कितना है? 19.5 वर्ष। ये सबकी औसत है पहले 6 लड़कों की। हाँ जी, इसको कैसे लिखेंगे? 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2 लिख सकते हैं। तो सबकी आयु क्या थी? 39/2। और कितने लड़कों की? 6 लड़कों की। तो सबकी आयु का जोड़ कितना आ गया? 3 से गुणा कर दीजिए, 9 3 27, कितना बचा? 2, 3 3 9 और 2 कितना हो गया? 11। ये आ गया उन 6 लड़कों की आयु का योग। ठीक है, ये हमारा क्या था? 7 लड़कों की आयु का योग। और उसके बाद क्या था? 6 लड़कों की आयु की औसत ये थी 19.5 वर्ष।
तो 19.5 को कैसे लिखेंगे, 19 दूनी 38, एक 39/2, औसत है 39/2। कितने लड़कों की, 6 लड़कों की, 3 आ गया, 3 से गुना किया कितना आ गया 117। 7 लड़कों की आयु का योग है 140 वर्ष, 6 लड़कों की आयु का योग कितना है 117। ये 6 का जोड़ है, ये 7 का जोड़ है, तो 7 वाले जोड़ में से 6 वाला माइनस कर दीजिए, 7वें लड़के की आयु आ जाएगी। 10 में से 7 गए, 3 बचा। हाँ जी, कितना बचा इधर 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि जो 7वां लड़का है उसकी आयु कितनी है 23 वर्ष। 7वां लड़का है जो, उसकी आयु कितनी होगी 23 वर्ष। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ए और बी एक काम को 10 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं या करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो पूरा काम बताइए कितने दिन में होगा। देखिए क्या है, ए कितने दिन में काम खत्म करता है, ए करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में काम खत्म करता है 15 दिन में। ठीक है, ए करता है 10 दिन के अंदर और बी करता है 15 दिन के अंदर। और यहाँ पर लिखते हैं हम टोटल काम। टोटल काम क्या होता है, इन दिनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30, यानी कि टोटल काम आ गया 30। हाँ जी, काम करना है 30 और ए लगाता है 10 दिन, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है 3 काम। हाँ जी, काम करना है 30, बी लगाता है 15 दिन, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है 2 काम। ये आ गया हमारा एक दिन का काम। ये हो गया हमारा एक दिन का काम। किस किस का, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। देखिए यदि ए काम शुरू करे, यदि पहले क्या करता है, ए काम शुरू करता है, यानी कि ए ने कितना काम किया 3 काम किया पहले दिन, और दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ऐसा नहीं बोला कि दोनों साथ में करेंगे काम, अगर दोनों साथ में करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 और 2 5 काम। लेकिन बोला क्या है, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पहले दिन काम कौन करता है, ए करता है। यानी कि ए काम पर आया पहले दिन 3 काम किया, दूसरे दिन काम पर कौन आया बी, यानी कि 2 काम किया। टोटल काम कितना हो गया 5 काम। 5 काम हुआ कितने दिन के अंदर 2 दिन के अंदर। 5 काम हुआ कितने दिन के अंदर 2 दिन के अंदर। काम करना कितना है 30, 30 काम करना है तो कितना आ जाएगा 2/5 गुणा में 30, 5 पे काटिए 6 आ गया, 6 दूनी 12, कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। तो आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 दिन। ठीक है। नंबर 34 क्या है, 1500 प्लस 600 का 30% बताना है, कितना आएगा। हाँ जी, इसको बोर्ड मास से करेंगे हम। बोर्ड मास का हमें क्या कहता है, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होती है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर क्या होगा लास्ट में सब्सट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसको सोल्व करिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1500 प्लस में 600, यानी कि 1500 प्लस में 600 कितना हो गया 2100। ये हो गया हमारा 2100। फिर बाहर क्या है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का, यानी कि बाहर क्या लिखा हुआ है का जहां पर का आएगा या ऑफ आएगा वहां पर आपने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देना है। ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया 1500 प्लस में 600 2100। फिर क्या था 1500 प्लस 600 2100 का 30% निकालना है। 2100 का 30%, प्रतिशत हटाएंगे डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। हाँ जी, डिवाइड करिए 2 जीरो से 2 जीरो और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 630। तो आंसर कितना है आपका 630, ऑप्शन नंबर बी। 34 का आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, हाँ जी 35 क्या बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, रैशनल
और इरेशनल नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, इंटीजर बनेगा, यानी कि अपूर्णांक, या फिर रैशनल बनेगा, या फिर वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, या फिर वो हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, हम अपनी तरफ से परिमेय और अपरिमेय को मान लेते हैं, फिर उसके बाद गुणा करके देखते हैं। हाँ जी, परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पर जो q होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। उसी को बोलते हैं रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकें और जो नीचे वाला नंबर है q, ये 0 नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर हम मान लें, हम नंबर मान लेते हैं 1, क्या 1 हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय, रैशनल है या इरेशनल है। अगर हमने नंबर ले लिया 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1, कोई फर्क पड़ेगा, 1 ही रहेगा। और नीचे वाला नंबर क्या है आपका, 0 भी नहीं है, 1 को 1 से भाग करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब मैंने रैशनल नंबर मान लिया अपनी तरफ से, परिमेय नंबर मान लिया, हमारा परिमेय नंबर है 1। हमने मान लिया परिमेय नंबर ले लिया हमने 1, और अपरिमेय हम मान लेते हैं, इरेशनल हम मान लेते हैं √2। इरेशनल नंबर हम मान लेते हैं √2। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता हो, जिनका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, उन नंबरों को बोला जाएगा अपरिमेय। ऐसा नहीं है कि हमेशा √ वाले नंबर ही आपके अपरिमेय संख्या होंगी, नहीं। जैसे आपका √4 है, इससे हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है 2, तो √4 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि आंसर आया 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1। √16 से हमें एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है 4, तो √16 भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अपरिमेय क्या होगा, जिसका एग्जैक्ट आंसर ना निकले, √2। √2 क्या होता है, 1.414, ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपरिमेय √2 हो गया, और परिमेय संख्या मान ली हमने 1। इन दोनों को आपस में गुणा करके देखिए क्या बनेगा, क्या आया, √2 ही आया, यानी कि फिर से क्या बना, अपरिमेय बना। तो इनकी हमेशा गुणनफल क्या रहेगा, इनका अपरिमेय संख्या ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 35 का क्या आया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि एराइज जो शब्द दिया गया है, इसको हम इनके डिजिट को, इनके अक्षरों को आगे पीछे पलटकर कितनी बार इसको लिखा जा सकता है, इनके नंबरों को इंटरचेंज कर कर इनको कितनी बार लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, इससे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यदि मैं ये लिखूँ कैट, हाँ जी, यदि हम लिखें यहाँ पर कैट, तो कैट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, इनके डिजिट को, इनके नंबरों को आगे पीछे करके देखिए, लिख कर देखते हैं। पहले सी को फिक्स रखा, CAT, पहला तो यही बना, सी आगे रखा, फिर से सी को आगे रखिए, इन दोनों को बदल दीजिए, क्या आ गया, TA। ठीक है, 2 नंबर बन गए, सी को लेकर हमारे पास 2 शब्द बन चुके हैं। ठीक है, अब सी से और कुछ नहीं बन सकता, अब हम ए को आगे ले आते हैं, ए आगे ले लिया, फिर सी और टी, फिर से ए आगे रखा, फिर इन दोनों को बदल दिया, टी और सी। अब ए से कोई और वर्ड नहीं बन सकता, अब टी को आगे ले आइए, TCA, और क्या बन सकता है, TAC। अब इससे ज़्यादा और कोई शब्द यहाँ पर नहीं बन सकते। ठीक है, देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6, टोटल बने हैं 6। ठीक है, अब और हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे, इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं, टोटल अल्फ़ाबेट कितनी है, 1 2 3, 3 है, तो हम लिख सकते थे इसको, 3 है तो सबसे पहले 3 लिखिए और गुणा करते चलिए लास्ट तक 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आंसर आया, 3 दूनी 6, 6 कम 6, यानी कि लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ जी, 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 तक गुणा करते चलिए लास्ट तक, 3 डिजिट, 3 अल्फ़ाबेट थे, 3 का फैक्टोरियल और 1 तक गुणा करते चलिए, आंसर कितना आ गया, 6। ऐसे ही
ये कितने शब्द हैं यहाँ पर, कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल। यानी कि 1 तक गुणा करते चलिए 5 से स्टार्ट होकर, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा में कितना आएगा, 120 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 120। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 36 का भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक त्रिभुज की परिधि दी गई है। हाँ जी, त्रिभुज की परिधि, वैसे तो हम सर्कल को बोलते हैं, सर्कल की होती है परिधि, लेकिन इसने क्या बोला है, त्रिभुज की परिधि। परिधि और परिमाप एक ही मतलब है दोनों का, परिधि और परिमाप। हाँ जी, सर्कल के केस के अंदर हम इस चारों तरफ की जो भुजा की लंबाई है इसको परिधि बोल देते हैं, इस चारों तरफ की लंबाई को परिधि बोल देते हैं। लेकिन जब त्रिभुज की बात आती है तो हम इसके चारों तरफ की लंबाई को, इसकी बाउंड्री की लंबाई को क्या बोल देते हैं, परिमाप। परिमाप और परिधि सेम ही बात है। ठीक है, या तो परिमाप लिख दे या परिधि लिख दे, बात एक ही होगी। ठीक है, हाँ जी। इसकी बाउंड्री की लंबाई, इसकी बाउंड्री की लंबाई, तीनों तरफ की लंबाई कितनी दी है, 600 मीटर दी है। कितनी दी है, 600 मीटर दी है। और क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात, यानी कि इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 12:13:15। ये तीनों भुजाओं का अनुपात है। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, 15 वाली, और सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, 12 वाली। ठीक है, पूछा क्या है, सबसे लंबी भुजा। हाँ जी, सबसे लंबी भुजा यानी कि इसके बारे में पूछा है, सबसे लंबी के बारे में पूछा है। अगर इसके बारे में पूछा है तो 15 को ऊपर लिखेंगे। हाँ जी, सबसे लंबी भुजा जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल लिखते हैं सम। हाँ जी, इन सब का टोटल जोड़ कितना आएगा वो लिखेंगे डिवाइड में। 13 और 12 कितना हो गया आपका 25, 25 और 15 कितना हो गया 40। तो 40 आ गया, 40 15/40 हो गया, और गुणा में जो इनकी परिधि थी, इनकी लंबाई का जोड़ था वो लिखेंगे 600। ठीक है, देखिए टोटल क्या था, 600 मीटर था आपके पास। उस 600 मीटर को बांट दिया गया किस अनुपात में, 12 13 और 15। 600 मीटर बाउंड्री की लंबाई थी, उसको बांट दिया 12 13 और 15 के अनुपात में। हाँ जी, किसका हिस्सा बताना था, सबसे लंबी का 15 का। हाँ जी, इसको बांट दिया, इस 600 के टोटल हिस्से बनाए गए 40, टोटल बनाए गए 40 हिस्से। इस 40 में से मिले कितने इसको, लंबी वाली भुजा को 15 मिले, और गुणा में जो टोटल योग था वो कितना था 600। अब जो काट दीजिए, जो कटता है 0 से 0, 4 पे काटिए, कितना आ गया 15 आ गया। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक मोटर बोट प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, और प्रवाह के विपरीत दिशा में यही दूरी यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है, 6 घंटे में तय करती है। तो बोला है शांत जल में बोट की चाल और धारा की चाल बताइए कितनी होगी। देखिए मान लीजिए अगर बोट भी इसी दिशा में चल रही है, हमने मान लिया कि बोट इस दिशा में चल रही है x की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नदी का जो बहने की दिशा है यानी कि नदी भी इसी दिशा में बह रही है, धारा की चाल भी यही है, हमने मान लिया धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी, नाव चल रही थी x की स्पीड से, धारा की चाल है y, दोनों एक ही दिशा में बहेंगे तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ जी, नाव की हमने मान लिया शांत जल के अंदर, बिना जब धारा की चाल ऐसे नहीं थी, शांत जल के अंदर जो बोट थी वो इस स्पीड से चलती थी, लेकिन पानी भी इसी दिशा में बहने लग गया y की स्पीड से, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, x + y हो जाएगी। मान लीजिए नाव की दिशा क्या है, नाव इस दिशा में चल रही है x की स्पीड से, और पानी का बहाव हो जाता है उल्टी दिशा में y की स्पीड से, तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, x - y हो जाएगी। ठीक है,
ये तो हो जाएगा पानी की दिशा में अगर बोट चलेगी तो स्पीड होगी x प्लस वाई, अगर नाव क्या चलेगी पानी के विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। अब देखिए क्या है, मोटर बोट प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा करती है। किसकी दिशा में? प्रवाह की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में बोट चल रही है। तो स्पीड क्या हो जाएगी बोट की? x प्लस वाई हो जाएगी। ये हो गया चाल। हाँ जी, चाल ये है। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय की? 9 किलोमीटर की। कितने समय में? 2 घंटे में। ठीक है, चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल थी x प्लस वाई और चाल होगी दूरी बटे समय। हाँ जी, फिर क्या है? और प्रवाह के विपरीत दिशा में जब बोट पानी के बहाव की उल्टी दिशा में चलेगी तो स्पीड घट जाएगी, तब स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। चाल होगी ये। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय कर रही है? यही दूरी, यानी कि सेम दूरी 9 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 6 घंटे में तय करती है। तो x प्लस वाई 9/2 कितना हो गया? 4.5। ये हो गया चाल आ गई आपकी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई जो कटता है काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3/2 कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछा क्या है? शांत जल में बोट की चाल। शांत जल में बोट की चाल होती है x, और धारा की चाल क्या है? धारा की चाल सिर्फ क्या है? धारा y के चाल से चल रही थी, और नाव की चाल क्या थी? बिल्कुल शांत जल के अंदर वो क्या थी? x, यानी कि x और y निकालना है। यहां से निकालिए, x प्लस वाई कितना है? 4.5, और x माइनस वाई कितना है? 1.5। हाँ जी, इनको जोड़ दीजिए, जो कटता है आपस में कट गया। y प्लस का था और एक माइनस का था, आपस में कट गए। कितना आ गया? 2x। हाँ जी, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो x आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी, x 3 है, 3 में क्या जोड़े? 4.5 बन जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x आ गया अपना 3 और y आ गया 1.5 किलोमीटर। शांत जल में बोट की चाल कितनी? 3, और धारा की चाल कितनी आ गई? 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो बताइए उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पर लिख लीजिए प्रॉफिट, यानी कि लाभ। देखिए क्या है, 320 आमों का क्रय मूल्य है, यानी कि ये हमारे पास 320 आम, इनका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, ये किसके बराबर है? 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसे ही लिखेंगे, 320 का क्रय मूल्य बराबर है 400 का विक्रय मूल्य के। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, इस विक्रय मूल्य को उसके नीचे ले आइए, तो अनुपात में आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। कितना आ गया? 400 अनुपात 320, इसके नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 अनुपात 320। हाँ जी, जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। हाँ जी, क्रय मूल्य कितना? 5। 5 की चीज़ 4 में बेच दी, 5 की चीज़ 4 में बेच दी, तो क्या हुआ? 1 का नुकसान। 5 की चीज़ 4 में बेची, 1 का नुकसान, कितने पर? डिवाइड में क्रय मूल्य, गुणा में 100, कितना आ गया? 20% का लॉस हुआ है। यहाँ पर लॉस ही आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लॉस आपका। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है? 20% का। दोबारा देखिए क्या है, 320 आमों का क्रय मूल्य था, जो 320 का जो क्रय मूल्य था वो क्या था? किसके बराबर था? 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। हाँ जी, ये क्या है? 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हमने रख दिया। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया। क्या गया? 320 इसके डिवाइड में, 400 अनुपात 320, इनको काट दिया, 5 अनुपात 4 आ गया। यदि क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य कितना है? 4। 5 की 4 में बेची, क्या हुआ? 1 का नुकसान, डिवाइड में आएगा क्रय मूल्य, गुणा कर दिया 100, तो क्या आ गया? 20% का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 63 रन बनाता है और 63 रन बनाते ही उसका औसत क्या बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए,
63 रन बनाते ही औसत बढ़ा है, इसका मतलब उसकी औसत क्या थी, पहले कम थी। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि पहली पारी में उसने 10 रन बनाए, दूसरी पारी में भी उसने क्या रन बनाए, 10, तो इसकी औसत कितनी आ गई, दोनों पारियों की 10 रन आएगी, इसमें भी 10, इसमें भी 10, कुल मिलाकर हर एक पारी की औसत कितनी रही, 10। अगर तीसरी पारी में भी ये 10 रन बनाएगा तो औसत वही रहेगी, 10 रन। अगर ये ज़्यादा रन बनाएगा तभी तो औसत बढ़ेगी। तो इसने जो 63 रन बनाए हैं, जो पहली औसत थी उससे ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये 10, इसको पुरानी, अपनी जो इसकी पुरानी औसत थी पहली दो पारियों की 10, अगर ये तीसरी पारी में भी 10 रन बनाता तो औसत वही रहती। अगर मान लेते हैं कि 10, अगर इसको औसत बढ़ानी है अपनी, तो क्या करना पड़ेगा, 10 रन तो इसको बनाने ही पड़ेंगे, जितनी पहली औसत थी, साथ में और ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए इसने 10 रन तो बनाए पहली औसत के लिए और 3 रन और ज़्यादा बना दिए, 3 रन ज़्यादा हैं इसके पास, जो उनसे ज़्यादा हैं तो क्या करेगा, ये 3 ज़्यादा हैं, इन तीनों में एक एक बट जाएगा, तो सबकी औसत क्या बढ़ गई, एक एक बढ़ गई, औसत कितनी होगी, नई 11 हो चुकी है, ठीक है। तो औसत तभी बढ़ेगी, इसको जो नई पारी में अगर जो अगली पारी में रन बनाएगा, पहली औसत जितने तो इसको रन बनाने ही पड़ेंगे, 10 रन। अगर औसत बढ़ानी है तो उससे ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, 3 रन ज़्यादा बनाए तो एक एक सभी में बट गया, तो औसत कितनी हो गई, 11। अब इसकी बात करते हैं, इसने क्या किया, 63 रन बनाए 12वीं पारी में, 63 रन बनाते ही औसत बढ़ गई 2-2, सबकी औसत 2-2 रन दे दिए, सभी को 2-2 रन बढ़ा दिए। हाँ जी, टोटल 12 पारियां थी, सबको 2-2 रन बांट दिए, सबकी औसत 2-2 रन बढ़ा दी। इसका मतलब इसने कितने रन ज़्यादा बनाए थे, 24 रन ज़्यादा बनाए थे। इसने कितने रन ज़्यादा बनाए थे, 24। माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 गए, कितना बचा, 9, 5 में से 2 गए 3, यानी कि पहले औसत क्या थी, 39 थी। पहले औसत 39 थी, इसने 24 रन ज़्यादा बना दिए, उसकी वजह से इसने 2-2 रन सभी में बांट दिए। तो पहले औसत थी 39, अब 2-2 रन और ज़्यादा बढ़ गए, औसत सभी की 2-2 बढ़ गई, तो नई औसत क्या आ गई, 41 आ गई। नई औसत क्या है, 41 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 भी आपका सीरीज का है। देखिए क्या है इसके अंदर, 31 से, इसमें हम क्या चलेंगे, अल्टरनेट चलेंगे, एक छोड़कर एक चलेंगे। देखिए 31 से क्या हुआ, 25, क्या हुआ है, माइनस का 6। 25 से 19 क्या हुआ है, -6। 19 से 13 क्या हुआ है, -6, ठीक है, एक छोड़कर एक चल रहे हैं। हाँ जी, 7 से 13 क्या हुआ है, +6। 13 से 19 क्या हुआ है, +6। फिर 19 में क्या होगा, +6 होगा, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, 25 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, एक पॉलीगन है, एक बहुभुज है, उसके विकर्ण कितने हैं, 44। तो पूछा है इसकी भुजाओं की संख्या बताइए कितनी होगी। हाँ जी, इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू n इंटू n-3/2, यानी कि जितने विकर्ण हैं वो यहाँ पर आएंगे, विकर्णों की संख्या क्या है, 44, डायगनल है 44, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3/2। और n यहाँ पर क्या होता है, कितनी भुजाएं हैं, यानी कि भुजाएं कितनी हैं वो आएगा n। अगर भुजाएं 2 हैं तो n की जगह पर 2 आएगा, अगर भुजाएं 5 हैं तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 5। हाँ जी, ये क्या दिया है, भुजाओं की संख्या पूछी है, यानी कि सारे भुजाएं ऑप्शन दी हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक भुजा को उठाकर देखेंगे, अगर बराबर 44 आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर बिना उसके करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें हम नहीं करेंगे, हम ऑप्शन उठाकर रखेंगे। हाँ जी, n रखेंगे उठाकर, जहां पर 44 बन गया वही हमारा आंसर है। 12, चलिए 12 रखते हैं हम यहाँ पर, 12 गुणा में 12 में से 3 गए, कितना बचा, 9, डिवाइड में 2, 2 पे काटे कितना आ गया, 6, और 6 निम कितना आ गया, 54, यानी कि 44 नहीं बना, ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 11 रखते हैं, 11 में से 3 गए, कितना बचा, 8।
हाँ जी 8 बचा, डिवाइड में क्या आ गया 2, 2 से भाग करिए कितना आ गया 4 और 11 चौके कितना 44, यानी कि वो भुजाओं की संख्या कितनी है 11 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 11 आएगा। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n-3/2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का अंतर कितना है 2। हम मान लेते हैं एक संख्या है a और दूसरी संख्या क्या है b। एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, इन दोनों का अंतर कितना दिया है 2 दिया है। और इनके वर्गों का अंतर भी कितना दिया है 28। इनके वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का वर्ग, इनका अंतर कितना दिया है 28 दिया है। पहले दो संख्याओं का अंतर 2 दिया है, फिर उनके वर्गों का अंतर कितना दिया है 28। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, यही होता है। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी है 28 और ये कितना दिया है 2। ये हमें पूछा है, निकालने के लिए पूछा है कि उन संख्याओं का योग, यानी कि इनका योग निकालना है, a प्लस बी निकालना है। 2 पे काट दीजिए कितना आ गया 14, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या होगी। प्रोबेबिलिटी पूछी है, पूछा कि यदि कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी होने की संभावना क्या है। जब वो हो ही नहीं सकता तो उसकी संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 0 होगी, उसकी संभावना क्या होगी 0। पूछा क्या है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। हाँ जी, 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब बदलना कि 1589 को 1589 मिलीग्राम को बदलना है ग्राम में, तो कुछ नहीं करना, 1000 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.589, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन 15 हमने किए हैं मैथ्स के। अब जिसके जितने जितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, किसी के 10 हुए हों, 8 हुए हों, 12 हुए हों, वो आप सभी ने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। ठीक है, और ये पिछला पेपर था जो पिछली 28 मार्च को आया था, रिसेंट पेपर है। तो आपका पेपर कैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और इससे अच्छा भी आ सकता है। तो अपनी तैयारी को इसी लेवल की बना लीजिए, इससे अच्छे लेवल की बनाइए कि ताकि आपको पेपर में बैठते टाइम दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।